1930 इस समय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का राज था। हिटलर की नाजी पार्टी को जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी या फिर उन्हें जान से मार तक दिया जाता था। इस वजह से जर्मनी के अमीर और बड़े लोगों ने जर्मनी को छोड़ा हिटलर के डर से और वो अलग अलग देशों में चले गए, जिनमें से एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर वॉल्टर कॉफमैन भी थे, जो जर्मनी को छोड़कर भारत आ जाते हैं और बॉम्बे में वो AIR में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक इस पोस्ट पर काम करने लगते हैं और इसी कार्यकाल में वॉल्टर कॉफमैन इस म्यूजिक को बनाते हैं। और ये म्यूजिक है ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के रेडियो दौर की कहानी, जो ऑल इंडिया रेडियो के बिना अनकम्प्लीट है। और उसी ऑल इंडिया रेडियो की, जिसे AIR के नाम से जाना जाता है, उसी की बात आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आपको मैं ले जाने वाला हूँ भारत की रेडियो दौर। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। 1947 में जब हम आजाद हुए, ऑल इंडिया रेडियो के 600 कॉरेस्पोंडेंट्स थे। इसका नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क था। पुराने जमाने के इतिहास को खंगालेंगे तो वो रेडियो के बिना बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। ऑल इंडिया रेडियो की जितनी हम बात करें उतनी कम है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। The history of All India Radio. 1922 इस समय भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और भी अलग हो रहा था, क्योंकि इस समय शुरुआत हो रही थी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, जिसे आज हम सब लोग BBC इस नाम से जानते हैं। November the 14th, 1922, and the beginning of the BBC. और BBC के बनने के एक साल बाद बना मुंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब, और उसी के साथ साथ कोलकाता और मद्रास में भी रेडियो क्लब्स बने। और इन सभी रेडियो क्लब्स को ऑपरेट करने के लिए द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई, जिसे शॉर्ट में IBC के नाम से जाना जाने लगा। बॉम्बे रेडियो क्लब और कोलकाता रेडियो क्लब, इन्हें 1 मार्च 1930 को बंद करना पड़ा। कारण था पैसा। उन्हें जितने फंड्स चाहिए थे इन रेडियो क्लब्स को ऑपरेट करने के लिए, उन्हें उतने नहीं मिल रहे थे। आगे चल के सिचुएशन इन रेडियो क्लब्स को चलाने के लिए इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि उन्हें न चाहते हुए भी इन रेडियो क्लब्स को बंद करना पड़ा। फिर ब्रिटिशर्स ने अप्रैल 1930 को फिर से इन रेडियो क्लब्स को 2 साल के लिए ट्रायल बेसिस के लिए शुरू किया, लेकिन इस समय इनका नाम बदलकर रख दिया गया द इंडियन स्टेट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और मई 1932 को इन रेडियो क्लब्स को परमानेंट कर दिया गया। 8 जून 1936 द इंडियन स्टेट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इस नाम को बदलकर इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और इसके कुछ साल बाद ऑल इंडिया रेडियो को डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इसमें शामिल कर दिया गया। और उसके कुछ साल बाद सेंटर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की भी शुरुआत हो गई, जिसे CNO के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहली न्यूज़ आज़ाद भारत में अगस्त 1947 में शाहिदा बानो जी ने उर्दू में पढ़ी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या फिर दूसरे देश के ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारे देश को गलत तरीके से दिखा सकता है, हमारे देश को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारी गलत इमेज दिखा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ हिंदी या फिर उर्दू में न्यूज़ दिया करते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में। उस समय हम ग्लोबली नहीं थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया रेडियो की एक्सटर्नल डिवीजन को बनाया, जो कि इंटरनेशनली न्यूज़ को दिया करती थी, इंग्लिश में न्यूज़ दिया करती थी। हर एक न्यूज़ को सबसे पहले इंग्लिश में बनाया जाता था, फिर उसके बाद इस न्यूज़ को बाकी के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था, और इसी प्रोसेस को आज भी फॉलो किया जाता है। 1941 में ऑल इंडिया रेडियो को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में शामिल कर दिया गया था। इसके 15 साल बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी इस नाम को दे दिया गया। आकाशवाणी इस शब्द का मतलब है भारत के आसमान से आने वाली आवाज़, आकाशवाणी। 1947 जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, तब भारत में कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशन एक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे, जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, लखनऊ में मौजूद थे। और ये रेडियो स्टेशन देश की 12% आबादी को ही सिर्फ कवर कर पा रहे थे। फिर आगे चलकर 5 साल में रेडियो स्टेशन की संख्या बढ़कर 25 हो गई। आज करंटली 479 होम स्टेशंस वाला ऑल इंडिया रेडियो देश के कोने कोने में मौजूद है। ऐसे देश में है जहाँ की भाषा हर कदम पर अलग अलग होती है, और ये चीज़ ऑल इंडिया रेडियो के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है।
ऑल इंडिया रेडियो की एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन के 11 प्रोग्राम्स इंडियन लैंग्वेज में और 16 फॉरेन लैंग्वेज में 100 से भी ज़्यादा कंट्री में ब्रॉडकास्ट किए जाता है। और उसी के साथ साथ न्यूज़ सर्विस डिवीजन भी हर रोज़ 640 से भी ज़्यादा बुलेटिन्स ब्रॉडकास्ट करता है हर रोज़। भारत के 18 FM रेडियो चैनल्स को ऑल इंडिया रेडियो ही कंट्रोल करता है, जिसे FM रैम्बो के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड और 4 FM चैनल्स भी चलाता है। आज ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण भारती कॉरपोरेशन का हिस्सा बन चुका है। दूरदर्शन टीवी चैनल जहां पर रामायण, महाभारत, शक्तिमान आते थे, उस दूरदर्शन टीवी चैनल की शुरुआत भी 1960 में ऑल इंडिया रेडियो की एक डिवीजन के तौर पे ही हुआ था। लेकिन आगे चल के 1976 में टेलीविज़न डिवीजन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो को ही जो है वो सिर्फ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करने की परमिशन है। बाकी के जितने भी प्राइवेट न्यूज़ रेडियो स्टेशन हैं उन्हें जो है वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो और उसके अंदर जितने भी रेडियो क्लब्स है या फिर रेडियो स्टेशन हैं उन्हें ही जो है वो सिर्फ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करने की इजाज़त मिलती है। हमारे भारत के इतिहास में भी ऑल इंडिया रेडियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की मदद से 1947 में जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में भारत के लोगों को बताया था और पाकिस्तान के लोगों को भी बताया था। अभी ये तो रही सब अच्छी बातें ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का एक समय में बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी किया गया है। भारत आज़ाद होने से पहले 1942 में फ्रीडम फाइटर उषा मेहता जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत एक रेडियो स्टेशन को बनाया, कांग्रेस रेडियो स्टेशन को बनाया, जहां पर भारत की आज़ादी के बारे में बात की जाती थी। ऑल इंडिया रेडियो ने इसे एंटी राज स्टेशन करार दिया और इस रेडियो स्टेशन को बंद करवाया। उस समय ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिशर्स के हाथों में था और उषा मेहता जी और उनके साथ और 4 फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी ने भी 1947 में ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल किया था। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आने वाले रेफ्यूजीज का गुस्सा शांत ऑल इंडिया रेडियो की मदद से महात्मा गांधी जी ने किया था। 1962, 1965 और 1971 में जब भारत में युद्ध का माहौल था, उस समय भारत के लोगों में शांति बनाए रखने का काम ऑल इंडिया रेडियो ने ही किया था। और इतना ही नहीं, 1975 में भारत में इमरजेंसी लगने की घोषणा भी इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से ही की थी। ऑल इंडिया रेडियो को पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है इनके न्यूज़ रीडर्स का, इनके एंकर्स का, इनके कमेंटेटर्स का। उस समय ये एंकर्स, ये कमेंटेटर्स किसी बड़े स्टार से कम नहीं होते थे उस समय। 1948 में महात्मा गांधी के निधन के बाद उनके फ्यूनरल की लाइव कमेंट्री करी गई थी ऑल इंडिया रेडियो पर 7 घंटे तक, जिसे आज भी रेडियो हिस्ट्री में सबसे बड़े इवेंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब ऑल इंडिया रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल सॉन्ग सुनाई देने लगे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऑल इंडिया रेडियो पर पूरी तरीके से फिल्मी सॉन्ग्स को बंद करवा दिया गया। फिर लोगों के डिमांड के सामने गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की दूसरी डिवीजन के तौर पर विविध भारती को बनाया गया, जहां पर फिल्मी सॉन्ग्स के अलावा स्केट्स, शॉर्ट प्ले और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, जिनमें से ये कुछ बड़े नाम: हवा महल, बोले बिसरे गीत, जयमाला, इनसे मिलिए, संगीत सरिता, चित्रलोक, छाया गीत। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने रेडियो सुनने वाले लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। ऑल इंडिया रेडियो ने देश के हर नागरिक को याद में रखते हुए प्रोग्राम्स को बनाया, फिर वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रोग्राम्स को बनाया, जिनमें से युवा वाणी भी एक था। युवा वाणी को बनाने का मकसद था देश के यूथ को सही राह दिखाना, उन्हें मोटिवेट रखना। यही इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद था, क्योंकि अगर देश का यूथ सही राह पर होगा तभी तो देश अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगा। और इसी वजह से युवा वाणी इस प्रोग्राम को भी बनाया गया था। ऑल इंडिया रेडियो कई टैलेंटेड लोगों का जरिया बना, उनका टैलेंट लोगों के सामने दिखाने के लिए। प्रसार भारती के फॉर्मर CEO जहावर सरकार ने एक इंटरव्यू में कहा कि शायद ही ऐसा कोई बड़ा सिंगर हो जिसने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से ना करी हो। लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और 23 और भी कलाकारों को जिन्हें इंटरनेशनली जाना जाता था, उन्हें 2004 में ऑल इंडिया रेडियो ने नेशनल आर्टिस्ट होने का सम्मान दिया। ऑल इंडिया रेडियो की जितनी हम बात करें उतनी कम है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। आज भारत जिस ऊंचाइयों को छू रहा है, जिस मकाम पर पहुंचा है, उस भारत को, आज के भारत को वहां तक पहुंचाने में ऑल इंडिया रेडियो का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस चीज़ को हम कभी भी नहीं भूल सकते। ऑल इंडिया रेडियो आज भी चल रहा है, आज भी काम कर रहा है, समय के साथ कंधे से कंधा मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन बुरी बात तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऑल इंडिया रेडियो ही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो जैसे और भी भारत के काफ़ी सारे हिस्सों की कहानी
जानते तक नहीं हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें पता तक नहीं है, और ये एक सच्चाई है। लेकिन बात ये है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा कि क्या हम भारतीय ऑल इंडिया रेडियो या फिर इस जैसे और भी हिस्सों की कहानी, इनकी हिस्ट्री को भुलाकर कल का सूरज देखेंगे, या फिर इन्हें याद में रखते हुए कल का सूरज देखेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। हे गाइस, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए, कंटेंट पसंद आता है, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी सभी को जानना ज़रूरी है। और वीडियो से रिलेटेड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, जो भी चीज़ अच्छी बुरी लगती है उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं आगे चल के और भी इम्प्रूव कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।